आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग एक जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तिका है उसके द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे। उसके द्वितीय पाठ की चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पाठ है उसका नाम है बचपन। ये बचपन एक प्रकार का लेख है जो कि कृष्णा सोबती जी ने लिखा है। कृष्णा सोबती जी का देहांत जो है वो पिछले वर्ष हुआ दिल्ली में, और इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ। ये भारत की बहुत मशहूर लेखिका रही हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, कई लेख लिखे हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और अकादमी के जो सबसे उच्च स्तरीय पुरस्कार होते हैं वो भी इनको मिले हैं। तो आइए इनकी इस बचपन नाम के इस लेख में उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। इसके द्वारा वो बचपन में किस तरीके से जिया करती थी, किस तरीके से रहा करती थी, उनकी क्या क्या यादें बची हुई हैं, उन सब के बारे में वो उन सबको इस पाठ में वो संकलित करती है। साथ ही साथ उनके समय में और आज के समय में क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके बचपन में और आजकल के जो बच्चे बचपन में हैं उन दोनों बचपन में क्या बदलाव आए हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा चर्चा उन्होंने इस पाठ में किया है। तो आइए इस पाठ का पहले अध्ययन करते हैं। तो वो लिखती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कह के ही पुकारते हैं। यानी कि पहली ही पंक्ति में इन्होंने बता दिया कि इस पाठ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि अपने बचपन के बारे में, अपने बचपन की कहानियां वो हमें बताएंगी। साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में उन्होंने अपने उम्र के बारे में भी जिक्र कर दिया है कि जिस वक्त वो ये कहानी लिख रही है उनकी उम्र क्या है। वो अपने बुढ़ापे के बारे में दर्शा रही है। उनके बुढ़ापे के बारे में हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो लिखती हैं कि मैं तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, मैं तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ या फिर बड़ी मौसी भी हो सकती है। यानी इससे पता चलता है कि ये बुजुर्ग हैं। परिवार में इनके सभी लोग इन्हें जीजी कह के पुकारते हैं, यानी कि हो सकता है अपने परिवार में उस वक्त पे सबसे बड़ी रही हो जिस वक्त वो ये कहानी लिख रहे थे। हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। वो कहती हैं कि हाँ, अब अभी जी सब लोग पुकारते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं भी अब उम्र में बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैं सयानी सयानी सी महसूस कर रही हूँ। उसके बाद वो लिखती हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगता है कि मैं पिछले सदी में पैदा हुई थी। पिछले सदी में पैदा होने के कारण मेरे अंदर ये बदलाव देखने को मिल रहा है। वो इसके बाद बताती हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी कुछ बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। यानी कि उम्र के उस वो ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुकी हैं जहां अब उन्हें सफेद कपड़े ही पसंद आते हैं। वो कहती हैं कि मुझे अब रंगीन कपड़े पसंद नहीं आते। मुझे लगता है कि अब मैं सफेद कपड़े ही पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। यानी कि उनके पूरे जीवन काल में जितना उन्होंने समय बिताया बचपन से लेकर के इस उम्र तक, इस उम्र में उन्होंने बहुत तरह के कपड़े पहने हैं। समय के साथ कपड़ों में बदलाव आता है, फैशन चेंज होता है। उसके साथ साथ इनके फैशन में भी चेंज आया था। इन्होंने भी कई तरह के कपड़े पहने थे, और उन सबके बारे में जिक्र करती हैं कि बचपन में मैं फ्रॉक पहना करती थी, उसके बाद फिर मैं निकर वॉकर पहनने लगी, कुछ बड़े होने के बाद स्कर्ट पहने, लहंगे पहने, गरारे पहने। ये सारे कपड़े कपड़ों की वैरायटीज हैं। तो वो सभी के बारे में बताती हैं कि उन्होंने इस तरीके के सभी कपड़े पहने हैं, पर अब तो वो केवल चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते ही पहनती हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। उनके जो बचपन में वो कपड़े पहना करती थी, जिस तरीके के फ्रॉक पहना करती थी, वो उन्हें अभी भी याद है। किस तरीके के फ्रॉक पहना करती थी? हल्की नीली, पीली, धारीदार फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रेल। तो इतने प्रकार के फ्रॉक वो पहना करती थी। पहले उन्होंने रंगों के बारे में बताया, नीली, पीली, धारी वाला, जो इस तरीके से धारियां होती हैं जिनमें, तो वो धारी वाला फ्रॉक। उसके बाद वो गोल कॉलर के फ्रॉक की बात करती हैं कि कुछ का कॉलर गोल हुआ करता था, बाजू पर भी गोल कफ हुआ करता था। यानी कि जैसे ये अगर बाजू है किसी कपड़े का, तो यहाँ पर एक जो एंड में होता है ना, यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाए होते हैं, उसे हम लोग कफ कहते हैं। तो वो कहती हैं कि हमने उस तरीके के फ्रॉक भी पहने जिसमें बाजू पर कफ थे।
एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, यानी एक ऐसा फ्रॉक जिसमें नीचे की तरफ घेरे बने हो, बारीक बिल्कुल चुन्नटों वाला घेर, और उसके नीचे गुलाबी रंग का फ्रिल, तो फ्रिल भी पहना करती थी। ये सभी कपड़ों के वैरायटीज हैं, खास करके फ्रॉक की वैरायटीज, इतने तरीके के फ्रॉक उस वक्त मिला करती थी, और वो सभी लगभग तरीकों के फ्रॉक को उन्होंने पहना हुआ है। उसके बाद उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो बताती हैं कि जब उनका बचपन था तो उस समय फैशन क्या था कि जो फ्रॉक है उसकी जेब में एक रुमाल रखा करते थे हम लोग, और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाया करते थे। यानी ये वो दौर था जब बालों में रिबन लगा करके बच्चियां रहा करती थी। उसी प्रकार लेखिका भी रहा करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, यानी कि अब एक नया किस्म का फ्रॉक है, कौन सा, जिसमें बड़ा प्लेट बना हुआ है नीचे, गर्म फ्रॉक, यानी ठंडी में पहने जाने वाला फ्रॉक जिसके नीचे प्लेट बना हुआ है, और उसके नीचे क्या, एक फर भी टका हुआ है। फर जो फुदेना जिसे हम कहते हैं, वो जो कपड़ों में लगाया जाता है, तो फिर कुछ इस तरीके का फ्रॉक बनता है। उसके बाद उन्हें दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का, एक अंदर की कोटी प्याजी, यानी कि प्याज के कोट के अंदर जो कलर होता है उस रंग का भी कपड़ा उनके पास एक हुआ करता था। दूसरा जो था वो ग्रे कलर का था, और उसके साथ सफेद कोटी थी, यानी कि जो ट्यूनिक है वो ग्रे कलर का था और जो कोटी है उसकी वो सफेद रंग की थी। तो इस प्रकार से वो अपने बचपन के कपड़ों का जिक्र करती है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है, यानी कि उन्हें मोजे और स्टॉकिंग्स तक भी याद है जो वो पहना करती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी उनके घर में ये प्रचलन था कि बच्चे जो है वो अपने मोजे को, या जो भी व्यक्ति हैं वो अपने मोजे को खुद धोएंगे, वो नौकर या नौकरानी को नहीं देंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी कि अब बताती हैं कृष्णा सोबती जी कि हमारा जो इतवार है उसका सुबह कैसे बीतता था। सुबह सुबह हम लोग मोजा धोया करते थे सबसे पहले तो, उसके बाद हम अपने जूते को पॉलिश किया करते थे। जूते को पॉलिश कैसे करते थे, जूते को पॉलिश करते थे हम लोग ब्रश से या फिर कपड़े से रगड़ के, और जूता जो है बिल्कुल चमक करके उभरने लगता था। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि वो तो पुरानी बातें हैं, खैर मुझे आज भी अपना जो जूता है, अपने जो जूते हैं वो खुद से ही पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि अब बताती हैं कि आजकल तो कई तरीके के जूते भी आ गए हैं। उन्होंने जूतों की जगह शू शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि विदेशी जूते आ गए हैं। और ये जूते कहने के लिए तो चलिए पहले से आरामदेह भी हैं। उनका ये भी मानना है कि हाँ जी ये जूते पहले से आरामदायक हैं, क्योंकि हमारे टाइम में जब नए जूते मिलते थे, यानी कृष्ण सोबती जी के समय में जब नए जूते मिलते थे, तो छालों का इलाज शुरू हो जाता था, यानी चमड़े के जूते हुआ करते थे, और चमड़े के जूते पहनने से पैर में छाले पड़ जाते हैं या फिर स्किन जो है ना वो फट जाती है। तो उसका भी जिक्र कर रही है कि आजकल के जूते और हमारे समय के जूते में क्या अंतर आया है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। यानी कि वो बताती हैं कि जब हम लोग लंबे सैर पे जाया करते थे तो अपने साथ क्या लेके जाते थे, रुई लेकर के जाते थे। रुई क्यों लेके जाते थे, ताकि जब जूता लगे, यानी कि स्किन थोड़ी सी फटने लगे, तो हम लोग मोजे के अंदर रुई लगा लें ताकि वो स्किन बचा रहे। जब कोटिंग मोटी होगी, जब परत मोटी होगी, तो जो चमड़ा है वो स्किन नहीं काट पाएगा, वो कपड़ों पे ही घर्षण करता रह जाएगा, कपड़ों पे ही फ्रिक्शन लगाता रह जाएगा। उसके बाद कहती हैं कि हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत फर्क हो चुका है। हम हर सनीचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रल ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। सनीचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। यानी कि बेहतर सेहत के लिए इनके घर में इन्हें ऑलिव ऑयल दिया जाता था या फिर कैस्टर ऑयल दिया जाता था, कैस्टर ऑयल। हर सैटरडे को, हर शनिवार को, हर शनिचर को इनको दिया जाता था। इनको यानी इनके घर में सभी बच्चों को दिया जाता होगा ताकि ये पिए और स्वस्थ रहें। परंतु बच्चों को चूंकि इसका स्वाद नहीं पसंद, इसका गंध नहीं पसंद, तो वो इससे भिन्नाते थे, इससे दूर भागते थे। तो वही लिखती हैं कि शनिचर को तो हमें सुबह से ही इसकी गंध आने लगती थी और हम भागने लगते थे। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी कि ये परेशान होने लगते थे, ये इन्हें घृणा आने लगती थी जैसे ये वो ग्लास देखा करते थे जिसपे कि निशान बने हुए थे कि हाँ जी इस निशान पे ही आपको देना है, इतना तो पीना ही है कम से कम।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि कहती है कि खैर मुझे आज तो कोई फर्क नजर नहीं आता है। अगर मैं तब वो शनिचरी दवा नहीं पी रही होती तो भी मैं आज तो भी हमारा जो सेहत आज है वो ठीक ही रहता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यानी कि अब फिर से वो जिक्र करती हैं कि आपके और हमारे यानी हमारे और कृष्ण सुबुद्धि जी के बचपन में कितने अंतर आ चुके हैं। वो कहती हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कितनी दूरियां आ गई हैं और बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यानी कि हम जिन चीजों को देखकर या खुश हुआ करते थे, जिसे एंजॉय किया करते थे, उससे आप लोग नहीं एंजॉय करते, यानी आपकी एंजॉयमेंट की चीजें भी बदल गई हैं। तो आगे लिखती हैं कि याद रहे उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। यानी कि जब कृष्णा सोबती जी का बचपन था तो उस समय में क्या था, यहाँ पर वो नहीं था। उनके यहाँ पर रेडियो या टेलीविजन नहीं था। उनके यहाँ पर या फिर किसी के भी यहाँ पर रेडियो या टेलीविजन उस समय में नहीं हुआ करता था। उस समय क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे। तो सबसे बड़ा तो ये अंतर हो गया। दूसरा और क्या अंतर गिना रहे हैं कि हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई, हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। उनका कहना है कि हमारे बचपन में तो कुल्फी मिला करती थी और आजकल हम लोग उसको आइसक्रीम के नाम से जानते हैं, वो आइसक्रीम हो गई है। ना कि सिर्फ नाम में बल्कि स्वाद में भी। वो देसी कुल्फी और ये विदेशी आइसक्रीम जो विदेशी मेथड से बनाए जाते हैं। कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया है। यानी कि हमारे समय पे जो कचौरी समोसा था वो आजकल पेटीज कहलाने लगा है। और सिर्फ नाम में ही नहीं, फिर से स्वाद की बात आ जाती है कि कचौरी समोसे का स्वाद और पेटीज के स्वाद में बहुत अंतर होता है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यानी कि उसके उनके समय पे सहतूत के शरबत मिलते थे, फालसे के मिलते थे, खसखस के मिलते थे और ये सारे शरबत कितने स्वादिष्ट हुआ करते थे। और आज देखिए कि क्या मिलता है हमें, कोक और पेप्सी मिलता है। आजकल के बच्चे कोक और पेप्सी के पीछे भाग रहे होते हैं। उन दिनों कोका नहीं था, लेमनेड विमटो मिला करती थी। यानी कि उस समय में लेमोनेड मिलता था, नींबू का शरबत जिसको हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में, या फिर विमटो मिला करती थी। कोक तो बहुत बाद में आया। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविगो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्रीज मजा देने वाली होती। यानी कि शिमला और नई दिल्ली में ये पली बड़ी हैं, तो इसलिए ये उन इलाकों का जिक्र कर रही हैं कि किस तरीके से शिमला और नई दिल्ली में जो वेंगर्स और डेविको नाम का रेस्टोरेंट हुआ करता था। ये दो नाम वो गिनाती हैं कि इसके जो चॉकलेट्स थे और पेस्ट्रीज थे वो बहुत ही टेस्टी हुआ करते थे। और टेस्टी होने के साथ साथ सबको मजा तो देते ही थे, लगभग सबके ही वो फेवरेट थे, इतने फेमस वो हुआ करते थे। उसके बाद कहती हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यानी कि उस समय में ये के ब्राउन शिमला के मॉल में जाकर के क्या लेकर के आना होता था, इनको ब्राउन ब्रेड लाने का काम होता था इन्हें, इनके पास और इनके सभी भाई बहनों के पास। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। तो इनका जो मॉल से घर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो ये लोग फट से पहुंच जाया करते थे। अच्छा एक चीज और, हम लोग जब समतल भूमि में होते हैं तो हम लोग दूरी कैसे बताते हैं, यहाँ से मैं थोड़ी दूर गया या थोड़ी आगे गया, थोड़ी पीछे गया। पर जब हम पहाड़ों में होते हैं, जो लोग पहाड़ में रहते हैं, वो लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम नीचे की ओर आ रहे हैं, हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, हम उतराई पे हैं। तो वो अपना एड्रेस इस तरीके से बताते हैं कि ये अच्छा ये मॉल जो है ये हमारे घर से चढ़ाई पे है, इतनी चढ़ाई पे है, 5 मिनट की चढ़ाई पे है। हमारा घर जो है वो 10 मिनट की उतराई पे है। तो इस तरीके से वहां पे बातें होती हैं। तो इससे क्या पता चलता है, खैर इन्होंने तो लिखा ही है कि शिमला में है, तो इससे हमें पता चलता है कि पहाड़ी इलाकों में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दूरी को बताने के लिए। तो ये छोटी सी चढ़ाई चढ़ के गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर, जैसा अभी मैंने बताया कि चढ़ाई और उतराई में वहां डिस्टेंस बताया जाता है। तो फिर उतर के वो मॉल पे पहुंचते। वहां पे कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। यानी कि वहां पर वो कन्फेक्शनरी काउंटर तक जाते थे और वहां पर पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू से वो लोग बहुत मनमोहित हो जाया करते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी कि इनको परमिशन घर से कितना मिला था, केवल एक बार ये चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता है। यानी एक बार ही जाते और ये ढेर सारा खरीद कर ले आते थे, तो स्टॉक इनके पास ज्यादा हो जाया करता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मजा ले लेकर खाती। यानी कि अब बताती हैं ये कि ये चॉकलेट कैसे खाया करती थी। ये चॉकलेट लेकर दुकान में नहीं खाया करती थी, बाहर सड़क पे खड़े खड़े नहीं खाया करती थी,
ये घर लौट कर आती थी, साइड बोर्ड पर रख दिया करती थी और रात होने का इंतजार करती। जब रात का खाना खा लेती, सोने के लिए बिस्तर पे चली जाती, तो बिस्तर पे लेट कर मजा ले लेकर खाती थी। तो ये बिल्कुल बचपन का विस्तृत रूप हमारे सामने पेश कर रही हैं कृष्णा सोबती जी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कशमल, सोच कर ही मुंह में पानी भरा है। यानी शिमला का एक फल है काफल। तो ये कहती हैं कि उनका भी याद हमें आजकल बहुत आता है, आजकल ये हमेशा ही बहुत आता है, क्योंकि बचपन में हम उसे बहुत खाते थे। वो खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कशमल, मजा ही आ जाता था। मतलब इतना मजा आ जाता था कि आज उसे सोच कर मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज, यानी चेस्टनट जो है वो तो पूछिए ही मत, वो तो उससे भी एक कदम आगे, इतनी स्वादिष्ट। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में वो। तो किस तरीके से वो वर्णन कर रही है अपने स्वाद का, और किस तरीके से वो याद कर रही है कई वर्षों पुराने, यानी अब उनकी उम्र जो है बुढ़ापे में आ चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुकी है। और इतनी पुरानी बात, 40-50 साल पुरानी बात को याद करके उनके मुंह में पानी आ जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीजें कितनी स्वादिष्ट हुआ करती थी। तो भुने जाते फिर छिलके उतार कर मुंह में, तो क्या ही बात, क्या ही कहें। उसके बाद चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, और हाँ, चने चोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी वो अब भी नजर आती है। यानी कि फिर इन अब कहाँ ये पहुंची और क्या क्या खाती थी, ये हर चीज याद कर रही है कि कैसे चना जोर गरम खाते थे, अनारदाने खाते थे। और फिर उनको याद आया कि अरे चना जोर गरम तो आज भी मिलता है, वो जहाँ रहती है वहां भी नजर आ जाती है कभी कभी। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। यानी कि पुराने कागज के पुड़िया में ये जो चनाचोर गरम बेचा जाता है मोड़ करके, चनाचोर गरम आप सबने भी खाया होगा, तो उसके स्वाद का तो क्या ही कहना। और ये सब कुछ हैंडमेड है, ये मशीन में नहीं बना है, ये हाथ से बनी हुई चीज है और इतना स्वादिष्ट है। उसके बाद कहती हैं कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। यानी कि जो चना जिसमें मिलता है कागज में, वो कुछ इस तरीके का कोन होता है। जैसा कि हम लोग जब चनाचोर खरीदते हैं तो इस तरीके का कुछ कोन हमें देखने को मिलता है। इसमें चनाचोर गर्म होता है, ऐसे ही मिलता है, चाहे चना मिले या फिर भुंजा मिले, इस तरीके के कोन में कागज का कोन बना करके ही देते हैं दुकानदार। तो कहती हैं कि इस तरीके से कागज को तिरछा लपेट करके कि ऊपर से चौड़ा हो और नीचे से पतला हो और आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। यानी कि अब वो दुकानदार की भी तारीफ करती है कि किस बढ़िया तरीके से वो ये बनाया करता था। उसके बाद लिखती हैं कि एक वक्त था जब फिल्म का गाना चनाचोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चनाचोर गरम, उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। यानी एक फिल्म उस वक्त रिलीज हुई थी जिसमें एक गाना था। कौन सा गाना था? चनाचोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चनाचोर गरम। तो ये गाना जो था वो उस समय के स्कूल में सभी बच्चों को ही याद था, इतना ये फेमस गाना था और इतना बच्चों को चनाचोर गरम पसंद होता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। यानी कि कुछ लोगों को तेज मसाला पसंद होता है उसमें, तो वो तेज मसाला उस पर छिड़कवाते थे, बुरकवाते थे, और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वो लोग ये खत्म कर दिया करते थे, जो भी बच्चे वहां जाया करते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी कि जो गिरजा मैदान था, जो पार्क था, उसको घूमते हुए एक एक चनाचोर गरम का जो एक एक हिस्सा होता है, एक एक पापड़ी होती है छोटी छोटी, वो एक एक पापड़ी को एक एक बार में मुंह में रखना और उसके साथ वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, वो मतलब अलग ही एहसास हुआ करता था उस समय पे। शिमला की पहाड़ियों में आप अंदाजा लगाएं, जहाँ पे इतना अच्छा मौसम होता है, ठंडी की मौसम होती है, गरम गरम चनाचोर गरम खा रहे हैं और घूम रहे हैं पार्क के चारों तरफ। वो एक मनमोहक दृश्य है और वो बहुत ही सुहावना उस समय का माहौल है। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। यानी कि अब जो है वो अपने शहर से थोड़ा हटके जा रही है, शिमला के एक और हिस्से पे पहुंच रही है, जो कि है शिमला रिज। तो शिमला रिज पर भी उन्होंने बहुत मजे किए हैं और वहां जाकर के घुड़सवारी भी की है। उनका कहना है कि शिमला में जो भी बच्चे रहते हैं उनको कम से कम एक बार तो रिज में जाने का मौका मिल ही जाता है और वहां पे मस्ती करने का मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। यानी कि वो कहती कि जब वो रिज जाती थी तो वहां के घोड़ों को देख करके कुछ उनको कमतर आंकती थी, ये तो छोटे घोड़े हैं, और उनको कमतर समझा करती थी और उन पर हंसती भी थी। साथ ही साथ उनके साथ जो भी उनके कजन्स या फिर जो भी उनके दोस्त जाया करते थे वो भी हंसा करते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ननिहाल जब ये जाया करती थी, जहां भी इनका ननिहाल था,
वहां के जो घोड़े थे वो बहुत हृष्ट पुष्ट थे, यानी बहुत स्वस्थ थे, बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत ताकतवर होते थे, और साथ ही साथ वो बहुत खूबसूरत भी हुआ करते थे। हालांकि इसके बारे में वो ज्यादा चर्चा नहीं करती हैं और कहती हैं कि उन घोड़ों के बारे में और ननिहाल के बारे में फिर कभी चर्चा करूंगी। आज तो केवल अपने बचपन और अपने घर के बारे में चर्चा कर लूं, अपने शहर के बारे में चर्चा कर लूं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंजें फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यानी कि फिर अब वो एक चर्च का जिक्र करती हैं कि शाम का जो रंग बिरंगा गुब्बारा हुआ करता था, शाम को जो मौसम इतना अच्छा हुआ करता था रंग बिरंगा, उसमें फिर सामने जाकू का पहाड़ था, और जाकू के पहाड़ पर एक ऊंचा चर्च था। उस चर्च की जब घंटियां बजती थी तो पूरे पहाड़ में गूंज जाया करती थी, और ऐसा लगता था, इतना मधुर ध्वनि हुआ करता था उसका, ऐसा लगता था कि जो यीशु हैं, यानी जो जीसस हैं, वो खुद ही कुछ कह रहे हो, खुद ही हमें कुछ वो बता रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी कि अब ये दिन के अंतिम पल पे पहुंच रही हैं जहां पे सूर्यास्त होता है, और पहाड़ों का सूर्यास्त बहुत ही खूबसूरत होता है। पहाड़ों में जाके आप सूर्यास्त अगर देखेंगे तो बहुत मनमोहक होता है। तो उसी का जिक्र कर रही हैं कि सामने जो है आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नीला है, और जो सूर्य डूब रहा है तो डूबने के साथ जो धारियां निकल रही हैं, जो रेज हैं, जो सनरेज हैं, वो इतने खूबसूरत तरीके से फैले हुए हैं कि वो गुलाबी भी लग रही हैं, सुनहरी भी लग रही हैं, बिल्कुल गुलाबी सुनहरी लग रही हैं, और बहुत मनमोहक दृश्य है वो। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी जो बहुत दूर तक पहाड़ दिख रहा है, सूरज डूब रहा है और उस रोशनी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है वो रेज, और उसके बाद जो पूरा शहर है वो धीरे धीरे बत्तियों से टिमटिमाने लगता है। तो ये जो पूरा दृश्य है, उन्होंने ये दो पंक्ति में, एक पूरे एक छोटे से पैराग्राफ में उसका एक मार्मिक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, कि अंधेरा होने के बाद, शाम होने के बाद रिज पर जो रौनक होती है, जिस तरीके की लाइटिंग होती है, जिस तरीके वहां लोग भरे होते हैं, वो बेहद, मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इतना अच्छा होता है। और माल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने, कि जो दुकानों में भी बत्तियां सजाई गई हैं उसका भी कोई जवाब नहीं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और स्कैंडल पॉइंट जहां अब शाम हो गया है, लोगों को लौटना है, वहां पर जो भीड़ उमड़ी पड़ी है, उस भीड़ से जो कोलाहल हो रहा है, वो भी एक संगीत की तरह सुनाई दे रहा है, इतना कोलाहल, बिल्कुल एक संगीत की तरह। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अब कहती हैं कि खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इतना माहौल हमने बताया अभी किस तरीके का मनमोहक दृश्य होता था। वो कहती हैं कि जो स्कैंडल पॉइंट है जहां से कोलाहल आ रहा होता था, उसके ठीक सामने ही एक दुकान हुआ करती थी, और उस दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल है वो वहां पर दिखाया गया था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, यानी कि केवल ट्रेन नहीं, वहां पे बिल्कुल पटरियां बिछा करके उस पर छोटे छोटे डब्बों का ट्रेन जो है उसका एक मॉडल वहां पर दिखता था। एक और लाल टीन से छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, दूसरी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यानी कि जो शिमला से कालका का ट्रेन है, जो ट्रेन रूट है, वो पहाड़ों से होकर गुजरता है, तो पहाड़ के ऊपर तो रेलवे चढ़ नहीं, ट्रेन चढ़ नहीं सकती, तो जो रेलवे है, जो पटरियां हैं, उनको पहाड़ खोद करके अंडर टनल में डाल करके बिछाया गया है। तो उन सबका मॉडल यहाँ दिखता है कि किस तरीके से एक और छत वाला स्टेशन का मॉडल है, दूसरी तरफ किसका है, सिग्नल का जो खंबा होता है, सिग्नल का खंबा, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट वाली, वो दिख रही है, और थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें भी दिख रही हैं। तो उन सबका एक मॉडल जो है, एक डमी जो है, वो उस दुकान में रखा हुआ था। उसके बाद लिखती हैं, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी कि सबसे तेज चलने वाली गाड़ी तो वही थी जो धीरे धीरे चला करती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे, यानी शिमला में हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे, हालांकि उस वक्त बहुत कम हुआ करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। यानी कि दिल्ली शहर में एयरपोर्ट के आसपास जो भी जगह है, वहां से अगर एरोप्लेन गुजरती है तो बहुत कोलाहल करती हुई जाती है, और जब भी कोई एरोप्लेन गुजरती तो सारे बच्चे जो सुनते उसकी आवाज, सुन करके उसे देखने के लिए घरों से बाहर आ जाया करते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। यानी बच्चों के लिए बहुत उत्सुकता का विषय था कि कैसे एक जो है पंछी बिना पंख का ही उड़ा जा रहा है, वो, माफ कीजिएगा, एक जो भारी भरकम पंछी है वो उड़ा जा रहा है। इतना बड़ा एरोप्लेन देख करके उन्हें लगता था कि ओहो, कितनी बड़ी पक्षी है ये, कितना बड़ा इसका शरीर है।
और ये पंख फैलाकर उड़े जा रही है और इतना तेज उड़ रही है कि अभी देखो और अभी गायब भी हो गई। इसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यानी कि अब वो दूसरे दुकान की बात करती हैं कि जो गाड़ी वाला दुकान था जिसमें गाड़ी का डमी और मॉडल रखा हुआ था, उस दुकान के बगल में एक और दुकान थी जो कृष्णा सोबती जी की फेवरेट थी। ये उस दुकान को कभी नहीं भूल पाती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। इसलिए याद है क्योंकि इनका जो पहला चश्मा है वो कहाँ बना था, वो इसी दुकान में बना था। और यहाँ के जो डॉक्टर थे वो एक्चुअली अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में एनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो एनक उतर जाएगी। यानी कि उनको चश्मा लगाना पसंद नहीं था, बहुत अटपटा लगता था। क्यों अटपटा लगता था? क्योंकि एक तो छोटा सा चेहरा और उसके ऊपर ही जितने भी लोग हैं छोटे बड़े सभी वो उसके चेहरे की तरफ ही देख रहे हैं। और उसके बाद देख तो रहे ही है, देखने से भी वो अनकंफर्टेबल है। साथ ही साथ कमेंट भी कर दे रहे हैं कि आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, इस उम्र में तुम्हारे ऐनक लग गया, ऐसे कैसे, तुम बेटा दूध पिया करो, दूध पीने से आंखें ठीक होंगी। अब ये कहें तो कहें क्या, तो ये केवल डॉक्टर साहब की बात दोहरा देते थे कि ऐसा नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक जो है वो उतर जाएगी। वैसे तो डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो जो डॉक्टर होते हैं वो बच्चों को यही कहा करते हैं कि जब कुछ दिन पहनोगे तो उतर जाएगी। हालांकि यूजुअली वो चश्मा उतरता नहीं है और वही कृष्णा सोबती जी के साथ हुआ कि वो कहती हैं कि आश्वासन तो उन्होंने पूरा दिया था पर चश्मा जो है वो अब तक नहीं उतरा। मैं इतनी बड़ी हो गई अब तक चश्मा हमारा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा है और जो नंबर है वो भी कम ही होता रहा, यानी आंखें जो है वो कमजोर ही होती गई। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ही जिम्मेवार मानती हूँ, मैं किसी और को दोस्त थोड़ी दे सकती हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो खुद को दोष देती हैं कि जब दिन में इतनी अच्छी रोशनी है तब आप अपना काम नहीं कर रही, तब आप पढ़ाई नहीं कर रही, और रात को टेबल लैंप जला के आप उसके नीचे पढ़ाई करें और उसके नीचे आप काम करें तो आंखें तो खराब होंगी ही। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। यानी जब पहली बार चश्मा लगाता है व्यक्ति तो उसका चेहरा जो है बड़ा अजीब सा लगता है। और उस चेहरे को देख करके इनके एक कजन भाई ने भी इनका मजाक उड़ाया कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और ये कहते हुए उनके भाई ने उनके लिए तुकबंदी भी कर दी कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि दूर सूझे दूर की, यह लड़की नहीं, यह लड़की को नहीं मालूम, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। यानी वो चिढ़ाते हुए कहते हैं कि चश्मा तो इसलिए लगाया था कि दूर का दिखे, लेकिन ये तो अब लंगूर सी लग रही है। और एक बहुत ही कवितामय रूप में कहा, मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा, पर शेर बुरा न लगा। यानी कि वो इस बात से तो खींची कि तुम मुझे ऐसे कह के क्यों चढ़ा रहे हो, लेकिन शेर उनको अभी भी पसंद आया कि ये शेर तो अच्छा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। यानी कि जब वो भाई साहब चले गए चाय पी करके तो अपने कमरे में जाती हैं, चश्मा लगाती हैं और आईने के सामने खड़ा होकर के देखती हैं अपने आप को, कई बार देखती हैं। ऐनक उतार के देखती हैं, पहन के देखती हैं, उतार के देखती हैं, पहन के देखती हैं, उतार के देखती हैं, पहन के देखती हैं। फिर देखते देखते वो खुद के मन में दोहरा भी रही होती हैं, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं। तो वो जो है एश्योर्ड नहीं है कि वो क्या करें। भाई ने तो चिढ़ा दिया, अब इनको जो है वो दोहा भी पसंद आया, वो शायरी भी पसंद आई, परंतु ये उससे खींची भी हुई है। इनको समझ नहीं आ रहा है अच्छी लग रही है अच्छी नहीं लग रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। यानी चश्मा लगाने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई का जो टोपा है वो अपने सर पे रख लिया। सर पे रखने के बाद वो क्या कहती हैं कि मुझे थोड़ा अजीब भी लगा लेकिन अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा, मजा आया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। कहती है खैर अब ये तो पुरानी बात थी, नई बात तो यह है कि जो चश्मा है वो हमारे चेहरे के साथ बिल्कुल जुड़ चुका है। इन दोनों का जुड़ाव और प्रेम इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर हमारे आंख पे चश्मा नहीं रहेगा तो वो खाली खाली लगेगा चेहरा। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। यानी कहती है कि इन सब भी बातों को याद करते हुए हमें टोपा याद आ गया, हमें काली फ्रेम वाला चश्मा याद आ गया, हमें लंगूर भी याद आ गया, लंगूर की सूरत भी याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यानी कहती है कि हाँ हाँ, टोपी लगाना मेरे लिए नॉर्मल है भाई, मैं शिमला में रहती हूँ, उतना ठंड है, मैं क्यों नहीं लगाऊंगी।
मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सलभ सुभीते वाली हिमाचल टोपियां। तो कहती हैं कि शिमला में जो है मैं तो टोपी लगाना ही पसंद करती हूँ, और मैंने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली हैं, मैंने खरीद के ले करके गिफ्ट मिला हुआ, मैंने जो है कई तरीके की वो है टोपियों को खरीद लिया है, टोपियों को जमा कर लिया है। उसके बाद लिखती है कि कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना। दुपट्टों का ओढ़ना ठीक है, होगा, बहुत अच्छी चीज होगी, पर कहाँ दुपट्टा और कहाँ हिमाचली टोपी, दोनों में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार हमारा पाठ जो है यहाँ समाप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। और कृष्णा सोबती जी क्या कर रही हैं इस पाठ से? अपने बचपन के बारे में बता रही है, बचपन में जैसे भी उन्होंने जीवन जिया, साथ ही साथ हमारे समय को अपने समय के साथ तुलना कर रही है। हमारे जनरेशन में जो बचपन हुआ और उनके जनरेशन में जो बचपन हुआ, उन दोनों के तुलना में बहुत बदलाव आ चुका है, और इसलिए ये उन सभी चीजों को दर्शा रही हैं अपने इस लेख के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं कक्षा 5वीं से लेकर के 12वीं तक की, उन सभी के जो सॉल्यूशन है 5वीं से 12वीं तक की जितने भी सॉल्यूशन हैं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे? वो मिल जाएंगे आपको एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब के चैनल पर। तो आप एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में, एवरीथिंग इज फ्री, आप फ्री में एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशंस हैं हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशंस हैं ये 100% सॉल्व हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है, एक्सप्लेन्ड है और फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, और ये आपको बिल्कुल आसान भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करके देंगे यूट्यूब चैनल पे। तो आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर के इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, इस प्लेलिस्ट को सर्च करें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। So we are providing solutions for every NCERT book from class 5th to class 12th, and these questions are 100% solved by our best tutors. This you will find on the YouTube channel of YouTube channel of Education Campus. So go on the YouTube, search for Education Campus, subscribe the official page, and then search the playlist of NCERT solutions. Thank you so much. Moving further, अब हम लोग प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। तो संस्मरण से पहला जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो जैसा हमने पहले पन्ने में पढ़ा था कि क्या करती थी, इतवार के रोज मोजे धोया करती थी और स्टॉकिंग्स भी धोया करती थी। ठीक है, तो मोजे खुद धोने पड़ते थे उन्हें हर रविवार को। तो इतवार को क्या करते थे, वो सुबह उठ करके मोजा धोते थे, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश किया करते थे, और पॉलिश करने के बाद फिर वो दूसरे काम में लगा करते थे, या वो लगा करती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका क्या उदाहरण देती है। ये भी हमने पहले पढ़ लिया, यहां से आप आंसर लिख सकते हैं कि हमारे समय और उनके समय में कितनी अंतर आ चुकी है। ठीक है, जैसे कितनी अंतर आ चुकी है, सबसे पहला कि उनके घर में ग्रामोफोन थे, आज के समय में रेडियो और टेलीविजन है। उनके समय में कुल्फी हुआ करती थी, आज के समय में क्या है, आज के समय में आइसक्रीम है। उसके बाद कचौड़ी समोसा है, वो आज क्या हो गया है, पैटीज में बदल चुका है। पुराने समय के जो सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत हुआ करते थे, वो अब कोक पेप्सी में बदल गए हैं। जो लेमनेड और वेमटो हुआ करता था, वो क्या बन गया है, अब वो कोक बन गया है। तो इस तरीके से वो बताती हैं कि हमारे समय और उनके समय में कितना अंतर आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उनको क्या करके चिढ़ाते थे। तो चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आंखें इनकी थोड़ी खराब हो गई थी। खराब क्यों हुई थी, इस प्रश्न में हमें उसका भी उत्तर देना है। तो खराब इसलिए हुई थी कि दिन की रोशनी में पढ़ाई और काम न करके या रात में टेबल लैंप जला करके पढ़ाई करती हैं, या रात में टेबल लैंप जला करके ये काम करती थी, जिसके कारण इनको चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कह के चिढ़ाते थे। तो तुकबंदी अभी हमने देखी थी कि किस तरीके से वो चिढ़ा रहे थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए।
तो इसमें हम देख लेंगे कि वो क्या क्या मजा लेकर के खाती थी। कि उनको उस वक्त वो बहुत पसंद था आइसक्रीम, उनको पेस्ट्रीज पसंद था, तो इस तरीके से वो शिमला रिज जा करके चीज़ों को खाया करते